रियल स्टेट चाहिए रियल रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़े निर्देश आए हैं, जहां पर एक पुराने मामले की, एक एनसीएलटी के मामले की सुनवाई करते हुए जहां प्रोजेक्ट अटके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट में कंप्लीट ओवरहॉल, एक बड़े रिफॉर्म की बात कही है, जहां पर उन्होंने एनसीएलटी, एनसीएलएटी, रेरा, इन सब में एक नए इनका रिवाइवल की बात कहते हुए आगे कहा है कि जो इन्वेस्टर है या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर है, साफ तौर पे कहें तो वो रियल स्टेट के लिए धीमा जहर है। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रियल स्टेट में एक कंप्लीट सफाई की ज़रूरत अभी भी है। राइट, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गुलाम साहब, अब सवाल ये उठता है कि रेरा को आए 8 साल हो चुके हैं और भी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की गई है रियल स्टेट में। इस पूरे मसले को कैसे देखें? थोड़े दिन पहले आया था बिल्डर बैंक का नेक्सिस, हालांकि अगेन वो केसेस थे 2015 से पहले के, जब उस तरह की स्कीम्स चला करती थी, और अब वो मामलों की सुनवाई हो रही है तो निकल कर आ रही है। लेकिन जो रिजर्व बैंक था वो काफ़ी पहले ही उस तरह की स्कीम्स को रोक चुका था। उसी तरह ये मामले हैं जो शायद रेरा के पहले के हैं, अब तक चले आ रहे हैं, अब इनकी सुनवाई हो रही है तो निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रेरा भी बन के 8 साल हुए उतना इफेक्टिव है? क्या उस तरह के मामले उस डेट के बाद, 2015 के बाद, 16 के बाद, 17 के बाद कंप्लीटली रुक गए? और ये जो चीजें हैं तो ये भी तो समस्या हैं ही, इनका समाधान कैसे हो? इस पर हम काफी अरसे से आपसे भी चर्चा हुई है इस सब्जेक्ट पर कि रेरा का परफॉर्मेंस अब तक कैसा रहा है, और इस पर अभी तक के पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 7-8 साल की जो जर्नी है उसमें हमने शुरू से ही समझा था कि इसे वक्त के साथ साथ इसमें इंप्रूवमेंट्स आएंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो चिंताजनक है वो सॉर्ट आउट होती चलेंगी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, पेपर टाइगर, कागजी शेर, ये मसला हम बहुत पहले से इससे जूझते चले आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ इनका सबसे बड़ा सोर्सिंग जो है, रेरा को पूरी तरह से स्टाफ अवेलेबल करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और चूंकि हर स्टेट का अपना एक तरीका है काम करने का, कुछ स्टेट्स रेरा को लेके काफी आगे बढ़ चुके हैं, कई स्टेट्स में कई सारे कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है अब तक रेरा का, ये खरीदारों के लिए पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कई कंप्लेन्स या ग्रीवांसेस जो रेरा तक जाती हैं, उसका जो रेजोल्यूशन निकलता है वो खातिर ख्वाह नहीं होता, वो ठीक ठाक नहीं होता, क्योंकि टिपिकली अप्रोच ये जो होता है वो एडजुडिकेशन के बदले में वो आर्बिट्रेशन, लोगों को सामने बिठा के बिल्डर और बायर को ये कहा जाता है कि भाई सॉर्ट आउट कर लो, अदरवाइज बाकी सारे मकान जिन्होंने खरीदे उन सबको दिक्कत होगी। तो ये जो अप्रोच है इसमें और सुधार लाने की बहुत जरूरत है। तो ओवरऑल रेरा का जो कुछ भी रेरा के आने के बाद इंप्रूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकते, लेकिन ये भी कहना कि रेरा अपने मकसद को पहुंच चुका है, ये सही नहीं है। हमने काफी कोशिश की है समझने की, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी काफी अरसा लगेगा रेरा को पूरे तौर पर इफेक्टिव बनाने के लिए। और इन दैट जर्नी आज हम जहां पर हैं वहां पर रेरा को बहुत सुधार आने की अब भी आवश्यकता है। और वही चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वो दो अल्फाज जो दो वर्ड इस्तेमाल किए, कागजी शेर, उस चीज को पूरी तरह से दिखा रहा है, और जरूरत है कि उस पर सीरियसली अमल किया जाए और इसे इंप्रूव किया जाए। जी विराग साहब, वक्त पे केंद्र सरकार ने भी कोशिश की है कि ये जो रेरा है, चूंकि राज्यों का मसला है, एक केंद्रीय कानून के तहत बना हुआ है, लेकिन हर राज्य इसे अपनी तरह से डिफाइन करता है, हर राज्य इसमें अपनी तरीके के रूल्स लगाता है। बीच में केंद्र सरकार ने 1-2 बार कोशिशें की हैं कि एक यूनिफाइड लॉ बनाया जाए, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया जाए जिसमें एक ही तरह की एग्रीमेंट हो, एक ही तरह की भाषा हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे काम अभी तक कर पाया नहीं है। कैसे इस चीज में सुधार आएगा? क्योंकि राज्यों के साथ जो अलग अलग बॉडीज हैं, एक राज्य अच्छा कर रहा है, दूसरे में रेरा का एग्जिस्टेंस ही नहीं, और अब तो ये भी शिकायतें आने लग गई कि रेरा धीरे धीरे करप्शन का अड्डा भी बन रहा है। जहां जहां उसकी ताकत है वो उसे करप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना कि लोगों के फायदे के लिए। देखिए, इस बारे में हरिशंकर परसाई जी के जो साहित्य, उनके जो व्यंग्य साहित्य है, और वो बातें आज भी अमल में आ रही हैं, या श्रीलाल शुक्ला का जो राग दरबारी है, तो जब भी हम कोई एक कठिन व्यवस्था बनाते हैं जहां पे उनके पास असीमित अधिकार देते हैं, वहां पर करप्शन चालू हो जाता है, सिस्टम में बदलाव नहीं आता है। और इस पूरे मामले में जो 3-4 बड़े पहलू सामने समझ में आ रहे हैं
कि हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटर्स हैं उन रेगुलेटर्स का परफॉर्मेंस ऑडिट क्यों नहीं होता है, और जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती है, और मामले को गोल मोल घुमा करके कमेटी रिपोर्ट और उसको दूसरे तरीके से डाइवर्ट किया जाता है। तो जब तक हम रेगुलेटर्स का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करेंगे, उनकी जवाबदेही नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं ठीक होगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्डर से जुड़े मामलों में कई सारी बेंचें सुनवाई कर रही हैं, और उन सुनवाई करने के बाद उन फैसलों पर क्या अमल होता है ये लोगों को नहीं पता रहता है, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों लोगों के फोन मैसेज और उनके लोगों की दिक्कतें आती हैं। उन सब जगहों पे जनरल प्रॉब्लम ये रहती है कि जो बिल्डर है वो बिल्डर ताकतवर आदमी है, उसके पास सशक्त है, उसके पास पैसे हैं, उसने अगर पैसे का डाइवर्जन किया है तो पैसे खर्च कर सकता है, तो उस बिल्डर के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, पूरा सिस्टम उसकी गिरफ्त में है। तो उस बिल्डर के खिलाफ एक छोटा एक आदमी है, एक कमजोर आदमी है जिसका पैसा ऑलरेडी फंसा हुआ, उसको राहत कहां से मिले? तो अगर रेरा प्रभावी नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सालों साल सुनवाई नहीं होती है, तो प्रश्न इस बात का है कि इस कानूनी प्रक्रिया का, इस कानूनी संरक्षण का फायदा क्या है? हमें आस पड़ोस के जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सारे देशों से सबक लेने की जरूरत ये है कि संविधान का शासन, कानून का शासन वहां होता है जहां पर सरकारें या व्यवस्था या रेगुलेटर्स फेल हो जाएं तो लोगों को न्याय मिल सके। लोगों को जनरल दिक्कत ये है कि जो लोग बिल्डरों की धोखाधड़ी और शोषण का शिकार हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कहां पर उनको न्याय मिलेगा, और बैंक, पुलिस, ईओडब्ल्यू, रेरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिफरेंट जगहों पे भागते भागते वो थक जाते हैं। उनकी थकावट को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवेदना के साथ इस विषय पर विचार किया है, लेकिन राइट टू हाउसिंग को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें निवारक तंत्र बनाना पड़ेगा, जिसमें लोगों की शिकायतों का और हर चीज का बड़ा सीधा समाधान है कि हम नेशनल हेल्पलाइन नंबर बनाएं, और जहां पर अगर लोगों का समाधान नहीं हो तो 1 महीने के भीतर उन शिकायतों की जो सुनवाई है कंसर्न हाई कोर्ट में हो, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों की जवाबदेही तय की जाए। संविधान की सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास अधिकार हैं उसकी जवाबदेही तय की जाए, तभी इस मामले में लोगों को राहत मिलेगी। सही बात है, ये बात सही है कि रेरा बन गया या मामले सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए, उस पर तल्ख टिप्पणियां आ रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्राहक है जिसने अपना सब कुछ जिंदगी भर की कमाई इसमें लगाई, वो सालों से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भटक रहा है, लेकिन शायद बहुत छोटा प्रतिशत होगा जिनको वो न्याय मिला या उनकी जो चीज़ें हैं या वो घर है वो मिल पाया या उनका पैसा लौटा। अदरवाइज वो प्रक्रिया पे प्रक्रिया ही चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस पर तीखी टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन उसने जिस सिस्टम ओवरऑल की बात कही है वो होना तो बहुत ज़रूरी है। अब उसमें सरकार अपनी विल पावर दिखाए और आगे बढ़ के कुछ नियम बनाए, या फिर संविधान में संशोधन करके ही नियम बनाए, जैसा विराग साहब कह रहे हैं कि जवाबदेही तय हो कि जिनको अधिकार दिए हैं लोगों की समस्या सुनने का या निपटाने का, उन्होंने उसका एंड रिजल्ट क्या निकाला। सुन तो लिया, लेकिन क्या लोगों को राहत मिल पाई? देखते हैं। अभी फिलहाल इस मामले की सुनवाई और जारी है सुप्रीम कोर्ट के आगे। ये तो उनकी टिप्पणियां हैं और जो उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है, क्या लोगों को सच में राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।